चलिए अगला हेडिंग लगाइए, वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दो दोष हो गए। अब हम बात करेंगे वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? इसी को हम कलर विजन कहते हैं, ठीक है? ये नाम सुने हो? हाँ, वर्णांधता का मतलब होता है, वर्ण मीन्स होता है एक रंग, और अंधता का मतलब अंधा, जो रंग के लिए अंधा हो जाए, मतलब जो रंगों की सही क्रम में पहचान न कर पाए। समझे? कई रंग अगर लाइन से आप रख दोगे ना और कह दो कि इसमें रेड बता दो कौन है, ब्लू है, ग्रीन है, कौन है, वो नहीं बता पाएगा। उसको ज्यादातर एक से दो रंग पहचान में आएंगे, ठीक है? उससे ज्यादा रंगों की वो पहचान कर ही नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक रंगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है, या कई रंग क्रम में रखे हैं उनमें से रंगों को छांट नहीं पाता है, ठीक है? तो ऐसा रोग उसको हुआ है। कैसा? वर्णांधता। वर्णांधता रोग से वो ग्रसित है। समझ में आ गई बात? तो इसमें थोड़ा सा हम नोट कर लें, लिखेंगे जब व्यक्ति रंगों के सही क्रमों की पहचान नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो उसे वर्णांधता कहते हैं। तो उसे वर्णांधता कहते हैं, ठीक है? रंगों का जब सही क्रम में पहचान नहीं होता है तो उस रोग का नाम क्या है? वर्णांधता। समझ में आ गई बात? तुम्हारे भैया देखा साइकिल, देखना भाई, साइकिल जो लोग लाए हो ध्यान रहे। ऐसे वो आया था उस दिन, देखा, फिर साइकिल लेके चल दिया। तो कितने लोग की साइकिल बाहर है? सब लाख है? कोई खुला नहीं है? हाँ, कितने लोग की साइकिल लाख नहीं है? तो जाओ अंदर करो, लाख कर देना। वही वाला था, हमको लग रहा है वही ड्रेस वही से पहना था। चलो चलो, ऐसे आते हैं सब देख के, अब फिर टांगे आते हैं। साइकिल अंदर कर लो, बंद करो। देखो, तो ये वर्णांधता जो है, कलर विजन जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, ये रंगों का सही क्रम में पहचान नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है? और ऐसे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये जन्मजात रोग होता है। अगर ये आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होगा, फिर उनके बच्चों को होगा, ये ऐसे चलता है, इसका कोई निवारण नहीं है, ठीक है? और ये होता क्यों है? ये संकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। संकु कोशिकाओं की कमी के कारण ये रोग होता है। तो कारण तो है इसका, बट निवारण नहीं है। तो कारण अगर पूछता है, कारण बताइए,
क्यों ये रोग होता है? तो इसका एक ही कारण है, संकु कोशिकाओं की संकु कोशिकाओं की कमी, ये इसका कारण है। अगर निवारण कोई पूछे तो इसका कोई निवारण नहीं है, यह जन्मजात रोग है। जन्मजात को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं ना, आनुवंशिकी रोग है। इसका कोई निवारण नहीं होता है। ठीक है, नोट करिए। हो गया? देखो, अगला है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। देखो ध्यान से इसको, इस दोष को देखो। जब व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है धीरे धीरे, तो जो आइरिस है, आइरिस फिगर में कल हम आपको दिखाए भी थे, वो आइरिस धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वो लेंस को आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा नहीं कर पाता है। जब वो बड़ा छोटा नहीं कर पाएगा तो फिर व्यक्ति के आंख में दोष आना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसा दोष आएगा कि व्यक्ति न तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है और ना ही पास की वस्तु, यानी दोनों वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जब लोग बुजुर्ग होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि कोई दूर है, कहोगे बाबा पहचाना तो ना हो, पास आ जाएंगे बाबा पहचान तो ना हो। क्या मतलब, नजदीक वाली भी बैटरी फ्यूज है, दूर वाली भी बैटरी फ्यूज है, दोनों काम नहीं कर रही है। तो ऐसा जब दोष आ जाए तो उसी दोष को हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जब दोनों दोष हो, निकट और दूर, ऐसे व्यक्ति को जब ये दोष होता है तो इसका निवारण होता है। कैसे? डिफोक्सी लेंस के द्वारा। ऐसे लोगों के चश्मे में आप देखिएगा इस तरह का लेंस लगा होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी नीचे भी लेंस होता है, ऊपर, दोनों अलग अलग होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। जब उनको दूर देखना होता है तो ऊपर वाले से देखते हैं, जब नजदीक देखना है तो नीचे वाले से देखते हैं। ठीक है, जब उनको नजदीक की प्रॉब्लम हो यानी दूर दृष्टि दोष हो, दोनों, उसी को बोलते हैं डिफोक्सी लेंस, दोनों फोकस होते हैं। ठीक है, कभी भी इनको नोटिस करिएगा देखने का तरीका। जब ये दूर देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, ये पलक ऊपर कर देते हैं एकदम, और जब नजदीक देखना है तो चश्मों नाके पला देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोषें होती हैं इसमें। तो नोट करें, जब व्यक्ति को निकट एवं दूर की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे जरा दूर दृष्टिता कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। ठीक है, कारण भी होता है इसका। कारण क्या है? आइरिस का ठीक ढंग से काम न कर पाना। जब आइरिस सही ढंग से काम नहीं करता है तभी ये दोष होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे आइरिस का ठीक ढंग से कार्य न कर पाना। और ये कब कार्य नहीं करता है? जब उम्र अधिक हो जाती है, आइरिस धीरे धीरे मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, ठीक है, वो काम करना बंद कर देती हैं। निवारण क्या है इसका? निवारण, निवारण में लिखेंगे डिफॉक्सी लेंस, डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग होता है। ये इसका निवारण है। ऐसा चश्मा लगाइए जिसमें अवतल उत्तल दोनों हो। चलिए, अब बचा है आपके पास अबिंदुकता। अगला जो दोष है वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को अगर ऐसे क्षैतिज खड़ी लाइन और उसी के बगल में क्षैतिज लाइन ऐसे खींच दिया जाए और उनसे कहा जाए बताओ कितनी क्षैतिज लाइनें हैं, कितनी खड़ी लाइनें हैं, वो नहीं बता पाएंगे। वो क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन यानी खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि ये खड़ा है कि पड़ा है, नहीं पता चल पाता है। हाँ, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? अबिंदुकता। जब कोई व्यक्ति पास पास रखी हुई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भिन्नता न कर पाए तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता। और ये दोष होता क्यों है? इसका क्या कारण है? कारण ये है कि देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं जिनके आंख में कोनो दोष ना होता है, उसका जो ये लेंस है ना, लेंस, इस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके लेंस के दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। लेकिन जिसको अबिंदुकता दोष होता है उनके लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होती है, अलग अलग हो जाती है। और अलग अलग जब हो जाएगी तो उसको ये प्रॉब्लम आएगा। वो क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन में कोई भिन्नता नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जब जब व्यक्ति पास पास खींची हुई क्षैतिज
रेखा और ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच भिन्नता नहीं कर पाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण बता दिए हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो? अलग अलग हो। तो कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होना। ठीक है, निवारण में बेलनाकार लेंस यूज होता है। बेलनाकार लेंस जैसे बेलन होता है वैसे ही बना होता है। ठीक है, चलो देखो, अब हम बात करेंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र तो लिखेंगे जिस यंत्र का प्रयोग सूक्ष्म एवं दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, जिस यंत्र का प्रयोग सूक्ष्म एवं दूर की वस्तुओं को देखने में आप प्रयोग करेंगे उसी यंत्र को हम बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी, ये सब क्या काम करती है? छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी, दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक यंत्र। अब इन यंत्रों के विषय में पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये नोट कर लिए? चलिए, प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्म ठीक है, क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी? ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है
जो सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा। जब भी आवर्धित शब्द आता है ना तो समझिएगा बड़े की बात हो रही है। तो आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनाता है, जिससे छोटी वस्तु बड़े आकार में साफ साफ हमें दिखाई देती है। तो लिखेंगे यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है। और जब इससे सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी का। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि वस्तु को हमेशा लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके फोकस के बीच में रखना होगा। जब वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वह लेंस उस वस्तु का एक आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, जिससे वो सूक्ष्म वस्तु बड़े आकार में आपको दिखाई देने लगे। ध्यान रहे, वस्तु कहाँ होनी चाहिए? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, तब ये होगा। ये इसका सिद्धांत है। तो लिखेंगे सिद्धांत में इसका मतलब किसका? सरल सूक्ष्मदर्शी का। इसका सिद्धांत यह है कि वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखकर देखने पर आभासी आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, यह इसका सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर यह काम करेगा। अगर आप उस वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में नहीं रखेंगे या तो मुख्य फोकस के पहले रख देंगे तो फिर ये उसका आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। हो गया? लिख लो जल्दी लिखो। अब देखिए, इस यंत्र की आवर्धन क्षमता हम पढ़ेंगे।
क्या होता है इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ये जो आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करेंगे, ये किसकी ज्ञात करेंगे? प्रकाशी केंद्र की। अगर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या आवर्धन क्षमता, उसके पहले डायग्राम को समझ लें। अभी आपने लिखा है ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वो क्या है? वस्तु को लेंस के प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है। यही है, देखिए ये लेंस है और ये है इसका प्रकाशी केंद्र और ये है वस्तु का मुख्य फोकस F। इधर भी होता है इसका फोकस, आपको पता है लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तु को फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में हमें रखना है। ये है वस्तु AB। ठीक है जी, अब इस सूक्ष्म वस्तु का ये प्रतिबिंब कैसे आभासी और बड़ा बनाएगा? इसके लिए क्या होता है, एक प्रकाश की किरण मुख खींच के समांतर ऐसे जाएगी और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाएगी। ठीक, और एक किरण है जो इसके प्रकाशी केंद्र से जाएगी ऐसे। अब इस चीज को ध्यान देना है आपको। ये हो गया। अब दोनों किरणों को पीछे की तरफ सीधा ले जाइए, सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिएगा इसको सीधा एकदम सीधा खींचना हो ऐसे। ठीक है, सही है, और इसको भी सीधा खींचिएगा ऐसे। तिरछा हो जा रहा है थोड़ा, हो गया ना? ऐसे। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को देखिए यहां पर काट रही हैं, यहां से लंब डाल दीजिए तो इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा छोटी वस्तु का। एक चीज और यहां ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब जो है यहाँ पर प्रकाशी केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण कहेंगे। ठीक है, और उस कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा। तो वस्तु भी तो कोण बना रहा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो यही रेखा वस्तु वाली भी है कि नहीं है? लेकिन हमें अगर इस रेखा को वस्तु के लिए मान लेंगे तो फिर दोनों के लिए कोण सेम हो जाएगा, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बड़ा बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसी के पैरेलल लाइन डॉट डॉट कर देंगे यहाँ तक। जो दूरी लंबाई वस्तु की है वही लंबाई यहाँ भी मान लेंगे और इस पॉइंट को मान लेंगे B डबल डैश और यहाँ से C को मिलाएंगे। अब कोण आपको अलग दिखाई देगा, ये केवल कोण अलग देखने के लिए किया जा रहा है ऐसे। हो गया, यानी यह कोण कौन बना रहा है? वस्तु। और ये कोण कौन बना रहा है? प्रतिबिंब। वस्तु के द्वारा जो आंख कोण बनता है उसे बोलते हैं अल्फा और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बना वो है बीटा। अलग हो गए ना दोनों कोण। वस्तु कितनी दूरी पे रखी है? U दूरी पर, बाएं तरफ है तो, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? V दूरी पर, ये भी बाएं तरफ है इसलिए माइनस।
अब देखिए आवर्धन क्षमता होता क्या है, फिगर समझ में आ गया सभी को ना, देख लेना वो फिगर सबको क्लियर हो गया ना कैसे बना है। आवर्धन क्षमता देखिए कैसे निकलता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, सूत्र क्या है देखना, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, ये इसका सूत्र है। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, ठीक है। देखिए जब लेंस का हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़े थे तो उसमें लिखे थे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही लिखते थे ना। लेकिन जब हम प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे तो वहीं पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बना दर्शन, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। अगर ये कोण देखिए, ये कोण क्या है, अल्फा से बड़ा है कि नहीं है, तो देखिए ये बड़ी वस्तु प्रतिबिंब बना रहा है। ये कोण छोटा है तो वस्तु देखिए छोटी है, ठीक है। तो कोण जितना बड़ा बनेगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है वो क्या है, बीटा। तो अगर हम यहाँ आवर्धन क्षमता m बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, बीटा बटे अल्फा, यही ना दर्शन कोण, बीटा बाई अल्फा। लेकिन हमें यहाँ बीटा और अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा ध्यान देना। पहले हम निकालें, ये लिखें कि यदि अल्फा बीटा कैसा कोण हो, छोटा कोण हो, तो अगर ये मान लो कि छोटे हैं तो इनका जो tan होगा, जैसे tan अल्फा, वो लगभग किसके बराबर होगा, तथा जो tan बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, लगभग बीटा के। ये तो पता है ना, जब कोण छोटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं रेशियो हट जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम tan अल्फा का मान यहां से निकालें, tan अल्फा, ध्यान से सुनना हमारी बात, तो tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, यही होता है। तो लंब है a डैश b डबल डैश, a डैश b डबल बटा a डैश c, यही है ना, यहाँ लिख देंगे a डैश c, और ये लगभग बराबर हो गया किसके। इसी तरह अगर हम इधर tan बीटा की बात करें तो tan बीटा बराबर यही है ना बीटा, और ये कोण इसके द्वारा बना, और इसी रेखा पर देखिए ये भी है, तो चाहे हम ये लिखें या ये लिखें, भाई दोनों तो वही कोण बना रहे हैं ना, ये भुजा भी वही कोण बना रही है और ये भुजा भी यही कोण बना रही है, ठीक है। तो अगर हम tan बीटा निकालें तो लिखेंगे ए बी बटे ए सी, ए बी बटे, और ये लगभग किसके हो गया, बीटा के। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ध्यान देना कि जो a डैश b डबल डैश है वो किसके बराबर है, ए बी के, है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो, तो ए बी बराबर ए बी बटा ए डैश सी बराबर
किसके, और इधर है ए बी बटा ए सी बराबर बीटा। ये दोनों मान इस पर रख दीजिए। इतना आप जब कर लोगे, इतना अल्फा बीटा का मान निकाल लेना, ठीक है। अब ये मान यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा यम बराबर बीटा, बीटा का मान है ए बी बटा और अल्फा का मान है ए बी बटा ए डैश, यही है ना। अब यहाँ देखो, ए बी से ए बी कट जाएगा और ए सी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर ए डैश सी, ध्यान देना क्या आएगा, ए डैश सी बटा ए सी, यही आएगा। अब यम बराबर ए डैश सी कहाँ तक है, तो लिखो माइनस, और ए सी कहाँ तक है, तो लिखो माइनस, माइनस माइनस, तो यम बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ये है इस प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन क्षमता, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखो, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1 बटा बराबर माइनस 1 बटा यू। देखो दोनों तरफ भी से गुणा कर दो, दोनों तरफ भी से क्या करें, तो जब इधर भी से गुणा करोगे तो हो जाएगा भी बटा, और यहाँ भी से गुणा करोगे तो भी कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा भी बटा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो भी बटा यू को इधर ले आ लो, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाएगा, और ये भी बाई एफ को उधर ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा, भी बाई यू किसके बराबर है, तो इसको यम लिख सकते हो, तो यम बराबर हो जाएगा 1 माइनस भी बाई, तो देखो आवर्धन क्षमता का एक ये भी सूत्र आपको मिल गया, फोकस दूरी के पद में, मिला कि नहीं। ये भी एक सूत्र हो गया आवर्धन क्षमता का, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रकाशिक यंत्र।